हेलो स्टूडेंट्स, हम 12th हिस्ट्री का 8 चैप्टर कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। इस चैप्टर की 3 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। ये इस चैप्टर की 4th वीडियो है और आज हम जो है जमींदारी सिस्टम के बारे में और लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, कि जमींदारी कैसे होती थी। अगर हम एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं और जमींदारी के बारे में बात ना करें तो हमारी जो नॉलेज है एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। सो आज हम जमींदारी के बारे में, जमींदारों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड लैंड के उनके पास जो भी अधिकार होते थे वो सब भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मुग़ल समाज में हम एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं और ज़मींदारों के बारे में ना पढ़े तो हमारी जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। ज़मींदार अपनी ज़मीन के खुद मालिक होते थे और जो ग्रामीण समाज होता था उसमें उनको बहुत ऊंची हैसियत दी गई थी। उनको बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक सुविधाएं भी मिली हुई थी। इस हैसियत के पीछे 2 रीज़न थे। पहला तो था उनकी जाति, क्योंकि ज़मींदारों को एक बहुत ऊंची जाति के रूप में देखा जाता था, और दूसरा था वो कुछ खास सेवाएं, खास सर्विसेज जो स्टेट को देते थे इसकी वजह से, जिनको कहा जाता था खिदमत। वो स्टेट की खिदमत करते थे, स्टेट को सर्विसेज देते थे और उसके बदले में उन्हें कुछ राइट्स दिए जाते थे, जिसकी वजह से भी उनकी जो हैसियत थी समाज में वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। जमींदारों की समृद्धि की वजह उनकी विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीन थी, यानी कि उनके पास जो हेरिडिटरी ज़मीन थी, उनके खुद की जो ज़मीन थी, उसकी वजह से वो लोग और ज़्यादा प्रॉस्पेरिस होते जा रहे थे। और उस ज़मीन को मिल्कियत कहा जाता था, यानी कि प्रॉपर्टी। मिल्कियत पर ज़मीन का ज़मींदार का खुद का अधिकार होता था। वो इस ज़मीन पर दिहाड़ी मजदूरों की हेल्प से खेती करवाता था। इस ज़मीन को वो अपनी मर्ज़ी से बेच भी सकता था, खरीद भी सकता था, किसी के नाम करवा सकता था या फिर इसको गिरवी भी रख सकता था। ज़मींदारों की ताकत इस बात से भी देखी जा सकती है कि वे अक्सर राज्य की ओर से रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे। मीन्स रिवेन्यू को कलेक्ट करने का काम उन्हीं के द्वारा किया जाता था। इट मीन्स जो स्टेट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर उनको दी हुई थी। इस रिवेन्यू को कलेक्ट करने के बदले में उन्हें कुछ मुआवजा दे दिया जाता था और ये लोग अपनी सैनिक संसाधन भी रखते थे। मतलब इनके पास अपनी खुद की सेना होती थी और सेना में घुड़सवार, तोपखाने, पैदल सैनिक ये सभी होते थे। बहुत सारे जमींदार तो ऐसे भी थे जिनके पास अपने खुद के फोर्ट हुआ करते थे। अगर हम मुग़ल समाज के इस एग्रेरियन सोसाइटी का एक पिरामिड बना दे तो इस पिरामिड के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो कौन होगा? जमींदार ही होंगे। हालांकि ब्राह्मण और राजपूतों ने भी अपनी सोसाइटी में अपनी एक बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट बना ली थी, लेकिन जमींदार फिर भी सबसे ऊपर तबके के ही माने जाते थे। जो हमारे पास कॉन्टेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे हमें पता चलता है कि जमींदारी को कैसे गेन किया जाता था। कई जगह ये लगता है कि जमींदारी को गेन करने के लिए जो बड़े जमींदार होते थे, जिनके पास ज़्यादा ताकत होती थी, पावर होती थी, वो कमज़ोर जमींदारों के ऊपर अटैक कर देते थे, उनकी ज़मीन को छीन लेते थे और इस तरह से अपनी ज़मींदारी को वो लोग एक्सपेंड करते थे। बट कई जगह पर यह भी देखने को मिला है कि शायद राज्य जो है इस बात की परमिशन नहीं देते थे, क्योंकि अगर राज्य इस बात की परमिशन देते तो राज्य में जो है लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता था, तो शायद राज्य इस बात की परमिशन नहीं देते थे। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने इन सोर्सेज में देखा है कि कैसे जमींदारी को जो स्टेबल रखने की जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। ये कई तरीक़ों से किया जाता था। हालांकि ये प्रोसेस बहुत स्लो था, लेकिन बहुत सारे तरीके इसके लिए अपनाए जाते थे। पहला था नई ज़मीनों को बसाकर, यानी कि जंगलों को ये लोग खाली करते थे, जंगलों को क्लियर करते थे और उसकी जगह पर ये खेती लायक ज़मीन बना लेते थे। दूसरा था कि राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा ये जमींदारी की जो पोस्ट होती थी वो ट्रांसफ़र भी कर दी जाती थी, यानी कि कुछ जमींदारों से उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और दूसरों को ज़मींदारी दे दी जाती थी। तीसरा था ये लोग ज़मीन को खरीद कर भी अपनी ज़मींदारी को गेन कर सकते थे। ऐसे बहुत से सोर्सेज मिले हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्होंने भी ज़मीन को खरीद कर अपनी ज़मींदारी को हासिल कर लिया था। ओके, इन्हीं में अगर हम दक्षिणी पश्चिमी बंगाल में जो पेस्टरलिस्ट थे, जो पीजेंट पेस्टरलिस्ट थे, यानी कि जो पशु चारक थे, उन्होंने इनमें से सदगोप नोमाड्स थे। ये लोग सदगोप को एक एग्जाम्पल देखने को मिला है।
इन्होंने दक्षिणी पश्चिमी बंगाल में बहुत सारी ज़मीन को अपने अंडर ले लिया था, इनको परचेज़ कर लिया था और अपनी ज़मींदारी यहाँ पर खड़ी कर ली थी। इसके साथ साथ जो राजपूत और जाटपूत थे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोसेस किए जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में सिर्फ इन्हीं की ज़मींदारी हो गई थी। ये लोग क्या करते थे कि ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा, जो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। ये लोग फॉरेस्ट को क्लियर करवाते थे। फॉरेस्ट को क्लियर करवाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती थी किसानों को वो इक्विपमेंट्स किसानों को ये लोग देते थे। उधार में उन्हें कुछ सामान भी देते थे, कुछ पैसे भी देते थे ताकि वो लोग ज़मीन के लिए सीड्स को खरीद सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को खेती के लायक बना सकें। तो इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेज मिले हैं कि जिस तरह से जिन वेज से ज़मींदार अपनी ज़मींदारी को कलेक्ट करते थे, किस तरह से मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेस दिखाए गए हैं पुराने सोर्सेस में। और एक और बात कि हालांकि हमने मोस्टली क्या देखा है कि ज़मींदारों को एक एक्सप्लॉयटेटिव क्लास माना गया है कि ये लोग किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, बट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज मिले हैं जिनमें ये देखा गया है कि ये किसानों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते थे। सबसे जो बड़ी एक एग्जाम्पल है वो है भक्ति संतों का। भक्ति संतों को जहाँ हर जगह से प्रोटेस्ट मिला था, ज़मींदारों ने उनकी रक्षा की थी और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में यही लिखा है कि जो ज़मींदार थे वो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते थे बल्कि उनका संरक्षण करते थे। दूसरा जो है कृषि विद्रोह जो हुए थे, एग्रीकल्चर जो विद्रोह हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, ये हम 9th चैप्टर में एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर जो प्रोटेस्ट हुए थे उनमें भी ये देखा गया है कि अक्सर ज़मींदारों को जो पीजेंट है उनका स्पॉट ही मिलता था। ज़मींदार कहीं जगह पर एक्सप्लॉयटेटिव क्लास के रूप में नहीं दिखाए गए हैं। तो ये था ज़मींदारी के बारे में। आगे है लैंड रिवेन्यू सिस्टम की लैंड से रिवेन्यू को कैसे कलेक्ट किया जाता था। अगर हम मुग़ल साम्राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में देखें कि उनकी इनकम कैसे होती थी, तो वो होती थी रिवेन्यू के थ्रू। वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे ज़मीनों से, एग्रेरियन सोसाइटी से, और उसी से उनकी इनकम होती थी। इन पर इस टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि टैक्स को असेस करने वाले, उसको कलेक्ट करने वाले, उसका रिकॉर्ड रखने वाले अलग अलग ऑफिसर्स होते थे। तो इन्होंने मुग़ल एम्पायर में अलग अलग ऑफिसर्स को लगा रखा था। इन सब में एक ऑफिस था दीवानी ऑफिस। दीवानी ऑफिस में क्या होता था कि जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम था मुग़ल एम्पायर का, सारी की सारी रेख देख की जिम्मेवारी दीवानी ऑफिस की ही होती थी। उस ऑफिस में कि टैक्स को असेस करने वाले लोग, टैक्स को कलेक्ट करने वाले लोग, उसका रिकॉर्ड रखने वाले लोग, ये सभी के सभी लोग उसी ऑफिस में वर्क करते थे। ओके, मुग़ल राज्य में ये जरूर निर्धारित किया जाता था कि टैक्स लगाने से पहले उसकी ज़मीन को देख लिया जाए कि ज़मीन कैसी है। ओके, उसके बाद टैक्स को 2 प्रोसेस में कलेक्ट किया जाता था। पहला तो कोशिश यही की जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पैसे नकदी में ही कलेक्ट किया जाए, यानी कि पैसे ही लिए जाएं टैक्स के रूप में। बाकी अगर कोई भी पीजेंट जो पैसे नहीं दे सकता था तो उससे जो है उसकी ग्रेन्स का कुछ हिस्सा ले लिया जाता था। अमील गुजार कौन होते थे? ये एक पोस्ट ही होती थी अमील गुजार की, जो कि रिवेन्यू कलेक्ट करने की पूरी सूची बनाते थे, पूरी की पूरी लिस्ट बनाते थे कि किस जगह से कितना रिवेन्यू कलेक्ट किया गया है, कैसी ज़मीन है और उस जगह पर कितना रिवेन्यू लगाया गया है। सो पूरी की पूरी लिस्ट, रिवेन्यू से रिलेटेड पूरी की पूरी लिस्ट बनाने का वर्क अमील गुजार के द्वारा किया जाता था। हर एक प्रांत में जो कल्टीवेटेड लैंड होती थी और जोतने के लायक जो ज़मीन होती थी उसको मापा जाता था, उसको मेज़र किया जाता था। आईने अकबरी में हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे आंकड़े देखने को मिले हैं जिनसे पता चलता है कि हर एक लैंड को यहाँ पर मेज़र किया जाता था। बट इतने सारे वर्क होने के बाद भी कुछ लैंड ऐसी भी मिली है जहाँ पर उसको मेज़र नहीं किया गया है। मेनली जो फॉरेस्ट का एरिया था, जो जंगलों का हिस्सा था। जब हमने लास्ट वीडियो में ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये रीड आउट किया था कि पता नहीं कितने हिस्से पर फॉरेस्ट थे, बट नियर अबाउट 40% जो टोटल लैंड थे उसका 40% पर शायद फॉरेस्ट थे। तो इन सब पता चलता है कि जो जंगलों का हिस्सा था, जो फॉरेस्ट का हिस्सा जो कवर था, वो अभी भी अनमेजर्ड ही था, उसको मेज़र नहीं किया गया था। ओके, इस तरह से लैंड को वहाँ पर कलेक्ट किया जाता था
अब क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड अंडर अकबर। अकबर ने लैंड की क्लासिफिकेशन कैसे की हुई थी कि किस लैंड को क्या कहा जाता था और उससे कितना लैंड किया जाएगा। ये एक्सट्रैक्ट जो है आईने अकबरी से लिया गया है। अकबर ने किसान जो ज़मीन थी उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सबसे पहला हिस्सा था पोलिस। पोलिस वो ज़मीन होती थी जिसमें एक के बाद हर एक फसल को सालाना खेती की जाती थी, इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। यानी कि इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता था। जो किसान इस ज़मीन पर पोलिस पर खेती करते थे उनसे सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट था परोती। परोती वो ज़मीन होती थी जिसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता था खाली, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को गेन कर सके। नेक्स्ट था चर्चर। चर्चर वो ज़मीन थी जिसमें खेती करने के बाद उसे 3 या 4 ईयर्स के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट बंजर। बंजर वो लैंड थी जहाँ पर 5 ईयर्स या 5 ईयर्स से ज़्यादा किसी भी टाइप की कोई कल्टीवेशन नहीं की जाती थी। ओके, जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं पोलिस और परोती, ये जो है इनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि सबसे अच्छी लैंड इनमें से कौन सी है, मिडल कौन सी है और इनमें से बैड कौन सी है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था। जो टोटल ग्रेन्स होती थी उसका 1/3 पार्ट रॉयल ड्यूज होते थे, यानी कि रॉयल स्टेट को देना पड़ता था टोटल ग्रेन का 1/3 पार्ट। ओके, इस तरह से ज़मीन को क्लासीफाई किया हुआ था। यहाँ पर आमीन कौन होते थे? आमीन एक टाइप की पोस्ट होती थी, जो कि आमीन वॉज एन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द इम्पीरियल रेगुलेशन वर कैरिड आउट इन द प्रोविंसेस। आमीन एक ऑफिसर्स होते थे जिनकी जिम्मेवारी ये सुनिश्चित करना होता था कि प्रांतों में राजकीय नियमों के कानूनों का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आमीन ही इस चीज़ को देखते थे। नेक्स्ट वन इज मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी एक नौकरशाही तंत्र था, यानी कि ब्यूरोक्रेसी था। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है कि महल में जो लोग जितने भी लोग काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, जो नौकर होते हैं। ये एक नौकरशाही तंत्र था। इसकी जिम्मेवारी क्या होती थी कि ये जो मनसबदार थे, ये जो ब्यूरोक्रेसीज थे, ये पैलेस में ही राजा के लिए काम करते थे। इनके जो सैलरी दी जाती थी वो कुछ को कैश में दी जाती थी और कुछ को जो है ज़मीन से जो भी ग्रेन मिलती थी उसके रूप में दी जाती थी। यानी कि जहाँ से कोई मनसबदार जितना ग्रेन इकट्ठा करता था उसका कुछ हिस्सा उसको उसकी सैलरी के रूप में दे दिया जाता था। कैश और काइंड, ज़मीन और जिन्स की रिवेन्यू को कलेक्ट करने का ही ये सिस्टम है कि अगर किसी के पास कैश नहीं होता था तो उससे रिवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता था। इसमें सबसे पहला, कई तरीकों को काम में लाया जाता था, लेकिन इसमें सबसे पहला जो था वो था कंडकुत। कंड का हिंदी में मीनिंग होता है ग्रेन यानी कि अनाज, और कुत का मीनिंग होता है अंदाजा, यानी कि अंदाजे से अनाज की अलग अलग 3 ढेरियां कर ली जाती थी और उन ढेरियों में जो तीसरा हिस्सा होता था वो राज्य को सौंप दिया जाता था। ओके, दूसरा होता था बटाई, जिसको भाउली भी कहा जाता था। बटाई में फसल काट कर जमा कर ली जाती थी और उसके जितने भी पक्ष होते थे, यानी कि जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंस, जितनी उसकी पार्टीज़ होती थी, उन सभी पार्टीज़ की प्रेजेंस में पूरी जो ग्रेन होती थी, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता था उसका बंटवारा कर दिया जाता था। इसके बाद जो तीसरा होता था वो होता था खेत बटाई। खेत बटाई में क्या होता था, ज़मीन में खेत बोने के बाद ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता था। अब उस हिस्से, जो हिस्सा स्टेट के हिस्से आता था, उस हिस्से में जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था वो सारा का सारा स्टेट का होता था। चौथा होता था, फोर्थ जो था वो था लॉन्ग बटाई। लॉन्ग बटाई में क्या होता था, फसल काटने के बाद उसका बहुत बड़ा ढेर बना लेते थे और उसको हर एक पार्टी आपस में बांट लेती थी और अपना अपना हिस्सा अपने साथ ले जाते थे। ओके, सो इस तरह से रिवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था जब तब कोई कैश नहीं दे सकता था। अगर रिवेन्यू को कैश नहीं दिया जाता था तो इस तरीके से वहाँ पर रिवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था। ओके, टुडे विल डू अप टू हियर बेटा, नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ like and share my videos and subscribe my channel. Okay, thank you, bye bye, keep learning.